हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यहाँ सब। हम आपको क्वेश्चन बैंक के आंसर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम जीव विज्ञान के इकाई 5 के अध्याय 13 जिसका नाम है जी और समष्टियाँ के आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यह पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करवा दिया है, उसको भी जरूर देख ले। तो हम पार्ट 2 में आगे के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें हमने लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं जो कि अध्याय 13 के। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है प्रश्न 3, मरुद्भिद पौधों की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले अनुकूलन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जो मरुद्भिद पौधे है उसका आंतरिक संरचना और उसके जो सचित्र वर्णन है उसका हमें इस क्वेश्चन में आंसर देना है। तो उसी को हम देखेंगे। तो इसमें हम पॉइंट वाइज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आंसर, तो इसको अच्छे से समझने में आपको आसानी मिलेगी। तो इन पौधों के तनों और पत्तियों की बाह्य त्वचा के ऊपर एक मोटी उपत्वचा पाई जाती है। तो जो ऊपर उपत्वचा पाई जाती है तो उस उपत्वचा के कारण जो वाटर होता है उसका वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी बाह्य त्वचा बहुस्तरीय भी हो सकती है। जैसे इसका उदाहरण हो गया नेरियम। नेरियम की जो बाह्य त्वचा होती है वह बहुस्तरीय होती है। इसमें एक स्तर होगा, फिर उसके ऊपर एक स्तर होगा, इस प्रकार से बहुस्तरीय हो सकती है। नेक्स्ट है, बाह्य त्वचा की भित्तियों का मोटा होना इससे वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। तो जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वह किसी भी जल का हीट के संपर्क में आने के कारण होता है, परंतु अगर हम उन भित्तियों की मोटाई को बढ़ा देंगे तो जल आसानी से सूर्य के संपर्क में नहीं आ पाएंगे, सूर्य की किरणों के संपर्क में नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, इन पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। यह रंध्र रंध्रीय गुहाओं में स्थित होते हैं जिनमें रोम या रंध्रीय रोम उपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण हो गया कनेर और पाइनस। जो पाइनस और कनेर के पौधे होते हैं इनमें अंदर आंतरिक रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन पौधों की हाइपोडर्मिस मोटी भित्ति वाली स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं की बनी होती है जो कि जल की वाष्पीकरण को रोकती है। इसका उदाहरण पाइनस की पत्तियां है। जो पाइनस की पत्तियां होती है उनमें मोटी भित्ति वाली स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिसके कारण जो पत्तियों में जल उपस्थित होता है उसके संपर्क में नहीं आ पाता है सूर्य किरण अच्छे से, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। तो इसका उदाहरण पाइनस की पत्तियां हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इनकी पत्तियों में मिजोफिल पेलिसेड ऊतक एवं स्पंजी पेरेन्काइमा में स्पष्ट तथा भिन्नित होते हैं। जो मरुद्भिद पौधे होते हैं इनके पत्तियां में आप मिजोफिल को अलग देख सकते हैं, पेलिसेड ऊतक को अलग देख सकते हैं। जो स्पंजी पेरेन्काइमा होता है उसको भी आप स्पष्ट अलग कर सकते हो। नेक्स्ट है, अंतरकोशिकीय अवकाश आकार में बहुत छोटे होते अथवा अनुपस्थित होते हैं। मरुद्भिद पौधों की कोशिकाओं में जो अंतर अवकाश होता है वह अनुपस्थित होता है। आपको इसमें कनेर की पत्तियों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो डायग्राम दिया हुआ है वह दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें हमने डायग्राम आपको कनेर के पौधे की पत्तियां का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम दिया हुआ है, इसको जरूर अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट आगे पॉइंट देखेंगे, इनमें शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए यांत्रिक ऊतक कोलेनकाइमा के रूप में तथा स्क्लेरेनकाइमा के रूप में उपस्थित रहता है। इसमें शरीर में मजबूती चाहिए कि अगर पेड़ खड़ा होगा तो उसमें अगर वायु का प्रवाह हो रहा है, वायु के प्रवाह के कारण उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण पेड़ झुकता है, परंतु पुनः स्थिति में प्रत्यास्थता के कारण आने के लिए उसे यांत्रिक मजबूती चाहिए होती है। तो उसी के लिए मरुद्भिद पौधे में कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा उपस्थित होते हैं। इनके तनों के वलकुट में क्लोरेनकाइमा भी पाया जाता है, इसको भी आप याद कर लें। इन पौधों में संवहनी ऊतक जाइलम तथा फाइलम में पूर्णतः विकसित होते हैं, जिससे जल व पोषक पदार्थों का संवहन आसानी से होता है। तो जो जाइलम होता है वह जल का जड़ों से पत्तियों में संचार करता है, और जो फाइलम होता है वह पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पूरे शरीर में पौधे के प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है, इनकी बाह्य त्वचा के ऊपर रोम अथवा कंटक पाए जाते हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। जो आपने
मरुद्भिद पौधे देखे होंगे, उनमें कांटे उपस्थित होते हैं, तो वही कांटे जो होते हैं वाष्पोर्जन की दर को कम करते हैं, तो यही दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है रंध्रों की संख्या कम व पत्ती की निचली सतह में होती है। जो रंध्र होते हैं वह कम होते हैं, परंतु वो पत्तियों के निचली सतह में होते हैं। तनों में धंसे हुए रंध्रों का पाया जाना, तो इसमें तनों में धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं जिसमें जल की मात्रा उपस्थित रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 4, परभक्षण को समझाइए। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। कुछ जीव जंतु एवं पेड़ पौधे अन्य जंतुओं अथवा पेड़ पौधों को पकड़कर उन्हें खा जाते हैं, ऐसे जीवों को परभक्षण जीव कहते हैं। परभक्षण जीव वे होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। अगर दूसरा जीव नष्ट होगा तभी वह अपना जीवन संभव कर पाएंगे। तो परभक्षक जीव वे होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। पोषण की इस विधि को परभक्षण कहते हैं। अधिकांश परभक्षक जीव प्रायः जंतु होते हैं। इसके उदाहरण हो गया बाज, शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांप, भेड़िया, सियार। ये अपने भोजन के लिए दूसरों का शिकार करते हैं। कुछ मांसाहारी पादप भी है, इसमें जैसे उदाहरण हो गया घटपर्णी, ड्रासेरा एवं कुछ कवक भी इस प्राणी के अंतर्गत आते हैं जो परभक्षण होते हैं। कवकों की बहुत सी प्रजातियां जैसे डेक्टिलेला, बैक्टीरिया, आर्थ्रोबोट्रिस, जूफेगस आदि कीटो नेमेटोड्स एवं अन्य कृमि के समान जीवों को पकड़कर उनका भक्षण करते हैं। तो अपने पोषण को संपन्न करने के लिए वह दूसरे जीवों को नष्ट करते हैं। इस कवकों में कीटों को पकड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें ट्रैप्स या स्नेयर्स कहते हैं, जिससे वे जीवों को पकड़ सके और अपना भोजन संभव कर सके। इनका निर्माण कवक तंतुओं के ऊपर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक के होते हैं। इसमें आपसे प्रश्न एक पूछा हुआ है, जैविक समुदाय से आप क्या समझते हैं? किसी जैव समुदाय के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। जैविक समुदाय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों के समूह को जैविक समुदाय या जीवीय समुदाय या पारिस्थितिकी समुदाय कहते हैं। एक ऐसा वातावरण जिसमें बहुत सी जातियां निवास करती है, जीव जंतु निवास करते हैं, उसी को समष्टियां कहते हैं। उसी समष्टि के समूह को जैविक समुदाय कहते हैं। जैव समुदाय के विशिष्ट लक्षण, प्रत्येक जीवीय समुदाय में कुछ विशेषताएं पाई जाती है जिनमें से कुछ प्रमुख है। इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जैव समुदाय में, उन्हीं को देखेंगे। इसमें पहला हो गया जाति विविधता। पहला जाति विविधता है। तो प्रत्येक जीवी समुदाय में अनेक प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं और सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए होते हैं। कोई अगर भोजन से जुड़ा हुआ है, कोई और कारणों से जुड़ा हुआ है। जैसे कुछ जीवों पर कीट रहते हैं, उनको खून चूसते हैं तो दूसरे पक्षी उनके कीट नष्ट करते हैं, उनके कीट खा लेते हैं शरीर से, तो वो उस प्रकार से निर्भर है। कोई जैसे शेर हो गया तो वह दूसरे जंतु को मारकर ही खा जाता है, तो वो उस प्रकार से निर्भर है। तो इस प्रकार से एक जाति दूसरी जाति से किसी न किसी प्रकार से निर्भर होती है, जुड़ी हुई होती है। सेकंड है जाति प्रभाविकता। प्रत्येक जैविक समुदाय में एक जाति प्रभावी रूप से पाई जाती है। जाति की प्रभाविकता से हम आशय समझ सकते हैं है कि किसी क्षेत्र में एक विशेष जाति का प्रभाव होता है, उसकी मात्रा अधिक होती है, संख्या अधिक होती है, वही उसकी प्रभावी स्वरूप को प्रदर्शित करता है। थर्ड हो गया अनुक्रमण। प्रत्येक जैविक समुदाय परिवर्तनशील होता है, इसमें होने वाले परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। प्रत्येक जीवी समुदाय में स्वपोषी तथा परपोषी दोनों ही जीव रहते हैं। तो इसमें स्वपोषी में हो जाएंगे पेड़ पौधे जो स्वयं के भोजन का उत्पादन करते हैं, उनको हिरण खाते हैं और हिरण को शेर खा जाता है, तो शेर जो हो गया वो परपोषी हो गया, हिरण जो हो गया वह भी परपोषी हो गया क्योंकि वह पेड़ पौधों पर निर्भर है। तथा सभी जीव भोजन तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। परपोषी तथा विषमपोषी जीव की उपस्थिति के कारण प्रत्येक जीव समुदाय आत्मनिर्भर होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, जीवों के बीच अंतर संबंध। जीवी समुदाय के सभी जीव एक दूसरे से घनिष्ठतापूर्वक जुड़े हुए रहते हैं। यह भी आप समझ गए होंगे कि एक ही जंगल में या एक ही क्षेत्रफल में एक जीव उपस्थित नहीं रहता, उसके आजू बाजू अन्य जीव भी उपस्थित रहेंगे।
जैसे कोई किसी कारण से संबंधित है, जैसे कोई भोजन से संबंधित है, कोई सामाजिकता से संबंधित है, कोई और कारणों से संबंधित है। तो ऐसे निम्न कारण है जिनके प्रकार से वह आपस में घनिष्ठतापूर्वक रहते हैं। नेक्स्ट है रचना एवं वृद्धि स्वरूप। प्रत्येक जीवी समुदाय की एक निश्चित रचना होती है जिसमें 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक तो उत्पादन करते हैं, वे पेड़ पौधे हो गए। एक उपभोक्ता हो गया, शेर हो गया या हिरण हो गया, वे उपभोग करते हैं उत्पादक जो होता है उसका। नेक्स्ट हो गया अपघटक। अपघटक वे होते हैं जो उपभोक्ता नष्ट होता है, मर जाता है, उसका विघटन करते हैं, वही अपघटक कहलाते हैं। इसमें स्क्वेंजर हो गए, जैसे गिद्ध हो गए या कीड़े मकोड़े हो गए जो उनका निम्नीकरण कर देते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक जीव समुदाय का एक निश्चित वृद्धि स्वरूप होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 2, जंतुओं की सहयोगात्मक क्रियाओं का वर्णन कर उनका किसी जाति के लिए महत्व बताइए। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। इसमें है पहला सहयोगात्मक। तो सहयोगात्मक को समझेंगे। इसमें प्रथम सुरक्षा एवं भोजन के लिए सहयोग। तो इस सहयोग से जीवों को हिंसक जातियों से रक्षा प्रदान कर भोजन की खोज में मदद मिलती है। उदाहरण हो गए बंदर, हिरण, जेब्रा, हाथी। जैसे अगर शेर कोई शिकार करने के लिए आता है तो बंदर दूसरे जीवों को चेतावनी दे देता है कि कुछ शिकार उनकी ओर आ रहा है, तो इस प्रकार से सहयोग प्रदान करता है। या हाथी जब जल की खोज में निकलता है तो उसके साथ हिरण, जेब्रा, बारहसिंगा ऐसे जानवर साथ में जाते हैं ताकि जब हाथी अपना जल ग्रहण कर सके उसके बाद वह भी जल ग्रहण कर सके। हाथी जल खोजने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होता है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था। इस व्यवस्था के कारण शांति एवं अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है जिससे सुरक्षा पूर्वक सरलता से जीवन यापन करते हैं। उदाहरण चींटी, दीमक और मधुमक्खी। चींटी, दीमक और मधुमक्खी जो होती है वे अपना जो कार्य होती है वह आपस में बांट कर करती है, तो यह सामाजिक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हो गया प्रादेशिकता। कुछ जंतुओं में निश्चित क्षेत्र में अपने परिवार के शेष सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से जीवन यापन करते हैं। जंतुओं का स्थायी क्षेत्र जैसे बिल, घोंसला, झाड़ी, गुफा या दूसरे रूप में हो सकता है। प्रादेशिकता में ऐसा है कि एक क्षेत्र में आपको बिलों की उपस्थिति मिलेंगी, जैसे वहाँ चूहे की अधिकता हो जाएगी थोड़ी। घोंसले एक क्षेत्र में ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ पर उस प्रजाति के जीव ज़्यादा उपस्थित होंगे, तो यही प्रादेशिकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हो गया प्रजनन सहयोग। कई जंतु प्रजनन सहयोग के लिए आजीवन नर मादा जोड़ा बनाते हैं, इसे एक विवाहित जीव कहते हैं। इसमें जो लोमड़ी हो गया या भेड़िया हो गया वे एक नर के साथ एक मादा ही उपस्थित होती है, परंतु जो हिरण और वालरस होती है इनके साथ एक नर के साथ कई मादाएं होती है, परंतु जो एक नर के साथ एक मादा होती है वे लोमड़ी और भेड़िया होते हैं। यह प्रजनन में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हो गया पैतृक संरक्षण या देखभाल। संतति तथा अंडों की सुरक्षा के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जैसे मनुष्य, बंदर, हाथी। ये पैतृक संरक्षण को प्रदर्शित करते हैं। इससे जो पिता होता है या नर होता है वह अपनी संतान की रक्षा करता है। वही इसमें आपको पॉइंट में बोला गया है कि मनुष्य अपने बच्चों की रक्षा करता है, बंदर अपने बच्चों की रक्षा करता है, हाथी अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो यह पैतृक संरक्षण या देखभाल को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धात्मक। तो एक ही जाति के विभिन्न सदस्य आपस में भोजन, प्रजनन क्षेत्र, ग्रह क्षेत्र तथा सुरक्षा आदि के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आवास हेतु पक्षी, भोजन हेतु छिपकली में संघर्ष देखा जाता है। एक ही जाति के सदस्यों के बीच में स्पर्धा के कारण उपलब्ध संसाधनों का जाति के सदस्यों में वितरण संतुलन बना रहता है। एक ही जाति के जीव जो होते वे भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे प्रजनन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो यही प्रदर्शित करता है प्रतिस्पर्धात्मक। नेक्स्ट हम देखेंगे जाति के लिए सहयोगात्मक क्रियाओं का महत्व। एक जाति के जीव आपस में प्रजनन, भोजन, सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए सहयोगात्मक संबंध स्थापित करते हैं ताकि वे प्रजनन कर सके, भोजन प्राप्त कर सकते
आपस में सुरक्षा मिल सके। जैसे अगर एक भैंसा का झुंड होता है, उस पे जब शेर आक्रमण करता है तो बाकी जो भैंसे होते हैं वे सुरक्षात्मक प्रदर्शित करते हैं, वे आपस में मिल जाते हैं, वे उल्टा पलटवार करते हैं। तो यही सुरक्षा प्रदर्शित करती है, सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। एक जाति के सदस्यों को इस संबंध में कई लाभ होते हैं। अगर हम प्रजनन संबंध को ही देखें तो यह बिना दो जीवों के सहयोग के संभव है ही नहीं। इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी। कई जीव जैसे बंदर प्रजनन के लिए एक बड़ा समूह बनाते हैं, जिसमें एक नर होता है और कई मादाएं होती है। कई जीव भोजन को सरलता से प्राप्त करने के लिए सामूहिक शिकार भी करते हैं। इसी प्रकार जीव जब समूह में रहते हैं तब मांसाहारी जीव आक्रमण नहीं करते हैं, जिनसे समूह के कारण उनको सुरक्षा मिलती है। अभी आपको मैंने उदाहरण दिया शेर जब आक्रमण करता है भैंसों के झुंड पर उसका। इसी प्रकार चींटियां तथा मधुमक्खियां समूह के कारण भोजन इत्यादि प्राप्त करने में सरलता होती है और उनका यह हर काम ठीक ढंग से होता है। तो जो सामाजिक होता है मधुमक्खियां, उनका काम बटा हुआ रहता है, तो उन्हें आसानी से भोजन लाने में प्राप्त करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 3, किसी जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच अंतर संबंधों का उदाहरण सहित विवरण दीजिए। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच अंतर संबंध, किसी भी जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के सदस्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक समुदाय की विविध जातियों में निम्नलिखित प्रकार का संबंध होता है। तो इसमें पहला संबंध देखेंगे, आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है, परजीविता। जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तब इस संबंध को परजीविता कहते हैं। एक जीव नष्ट होगा तब दूसरा जीव अपना पोषण प्राप्त कर पाएगा उससे, तो यही परजीविता होती है। सेकेंड हो गया सहजीविता। दो जातियों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक साथ रहते हैं जीवित। जैसे लाइकेन हो गया, तो ऐसा जीव है जिसमें एक कवक तथा एक शैवाल उपस्थित होता है। इसमें जो कवक होता है वह शैवाल को जल प्रदान करता है और शैवाल जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है और कवक को प्रदान करता है। तो इसमें दोनों को लाभ प्राप्त होता है, तो यह सहजीविता को प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट उदाहरण हो गया लाइकेन। नेक्स्ट है सहभोजिता। जब दो सदस्य साथ साथ इस प्रकार जीवित रहते हैं कि एक सदस्य को लाभ होता है जबकि दूसरे सदस्यों को इस संबंध में न ही लाभ होता है और न ही नुकसान होता है। जैसे आर्किड उच्च पादपों पर उगता है, तो इसमें जो सुरक्षा होती है उस दृष्टि से दूसरा पौधा जो होता है वह पहले पौधे पर जाकर उग जाता है, जिससे जो पहले पौधे से वह ना अवशोषण करता है, ना कुछ करता है, न अपना जल लेता है। तो इस प्रकार से वह केवल सुरक्षा की दृष्टि से उस पौधे पर उगता है। तो यही सहभोजिता को प्रदर्शित करता है। इसमें न लाभ होता है न हानि होती है। नेक्स्ट है इसमें शिकार एवं शिकारी। दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जंतु दूसरे का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसमें जंगल के शेर जो होते हैं वे अपना पोषण प्रदान प्राप्त करने के लिए हिरण का शिकार कर लेते हैं। तो एक शिकार हो गया इसमें, जैसे हिरण शिकार हो गया और शिकारी शेर हो गया। तो शिकार एवं शिकारी यह संबंध हो गया। नेक्स्ट हो गया फिफ्थ अपमार्जिता। यह दो जातियों के बीच आहार प्राप्ति का अटूट संबंध है। इसमें एक जाति के जीव दूसरे जाति के मृत शरीर पर निर्भर होते हैं। जैसे जो गिद्ध होता है वह मरे हुए जीवों को खाता है, चील भी मरे हुए जीवों को खाती है। अगर शेर ने हिरण पर आक्रमण किया, हिरण मर गया, उसने हिरण से भोजन प्राप्त कर लिया, अब जो शेष पदार्थ बचा है उसको नष्ट करने के लिए चील, गिद्ध ये स्कैवेंजर कहलाते हैं। ये उसको नष्ट हुए वाले मांस को, बचे हुए मांस को खा जाएंगे। तो इससे मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यही अपमार्जिता कहलाता है। इससे वातावरण की प्राकृतिक रूप से सफाई होती रहती है। नेक्स्ट हो गया सिक्स्थ पॉइंट, प्रतिस्पर्धा। वह संबंध है जिसमें किसी समुदाय में एक ही जाति अथवा अलग अलग जातियों के बीच जल, भोजन, आवास, प्रकाश के लिए संघर्ष होते रहता है। जैसे भोजन के लिए संघर्ष होगा तो इसमें जो शेर होता है वह जो तेंदुआ होता है उनके बच्चों को मार देता है, ताकि आपस में जब आगे बढ़ेंगे तब उनमें जो कंपटीशन होगा वो खत्म हो सके।
इसलिए शेर तेंदुआ के बच्चे को मार देता है, टाइगर के बच्चे को मार देता है। तो यह एक प्रतिस्पर्धा है जिससे उनके भोजन में आगे चलकर दिक्कत ना उपस्थित हो। प्रतिस्पर्धात्मक संबंध किसी भी जैविक समुदाय को जीवंत बनाए रखता है। ये सभी हमने अध्याय 13 जीव व समष्टि के करेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आंसर हम आपको जो प्रोवाइड करवा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको बिना स्किप करते हुए देखते चले और कंटिन्यूस बेसिस पर देखना है। एक बार देखने के बाद दोबारा जरूर देखें ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो सके। और जो हमें PDF मांग रहे हैं तो हम आपको PDF प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब अगर आपके पास PDF आ जाएंगी तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको रखे रहते हैं। कुछ लड़के को ऐसा रहता है कि बस यहाँ से सोर्स जमा कर लिया, यहाँ से जमा कर लिया, यहाँ से जमा कर लिया, उसका यूज़ नहीं करते। तो हम आपको डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो सके और आप अच्छे अंकों से पास हो सके। आपको यह सुनहरा मौका मिला है 1 महीने का, इसमें आप अपनी तैयारी को इतना ज़्यादा बूस्ट अप कर लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। धन्यवाद।